हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए आरआरबी में पूछे गए, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो है क्वेश्चन जो है 9 मार्च के जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछा गया प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, भारत में प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस यानी नेशनल जो है इंजीनियर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 सितंबर, 12 जनवरी, 15 सितंबर और 28 फरवरी। ये 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है 15 सितंबर, ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यह जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है और यह जो है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस जो है यह मनाया जाता है। और इसका थीम था 57वां एडिशन का सेलिब्रेट ऑन सितंबर 15 इंजीनियर्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर जो है इसका थीम था। नेक्स्ट विकल्पों का जो है इसमें विश्लेषण करेंगे। तो पहला है 5 सितंबर। 5 सितंबर जो है इस दिन भारत में शिक्षक दिवस जो है टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में जो है यह मनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें है 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो है इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे जो है यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है 28 फरवरी। इस दिन जो है रमन प्रभाव की खोज की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे जो है यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो है इसमें पूछा है। तो इसका ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन है सितार है, बांसुरी है, शहनाई है और तबला है। इसमें 4 ऑप्शन जो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है बिस्मिल्लाह खां जो है किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां जो है यह शहनाई से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां द्वारा जो है 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के अवसर पर लाल किले से शहनाई बजाई गई थी। और सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। किनको भारत रत्न दिया गया था? तो यह बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारत में जो है 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन जो है किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो दो जो है स्टेशनों के बीच ऑप्शन है हावड़ा से हुगली, बोरी बंदर मुंबई से थाने, बॉम्बे से दादर, मद्रास से आरकट। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है पहला यात्री ट्रेन जो है 1853 में चलाया गया था, यह जो है बोरी बंदर से मुंबई और यानी कि मुंबई से थाने के बीच जो है चला था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है बोरी बंदर यानी मुंबई से थाने के बीच चला था। भारत में पहली यात्री ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3 बजे कर जो है 35 मिनट में जो है यह शुरू हुआ था। दूरी की बात करते हैं, डिस्टेंस, इस ट्रेन ने जो है बोरी बंदर यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने के बीच 34 किलोमीटर की जो है दूरी तय जो है यह किया था। सफ़र जो है यह ट्रेन जो है तय किया था। नेक्स्ट इसमें है, इसका इंजन जो है यानी लोकोमोटिव जो है इस ट्रेन को खींचने के लिए साहिब, सिंध और सुल्तान नामक 3 भाप इंजनों यानी स्टीम इंजन का जो है उपयोग किया गया था। किसका किसका? तो साहिब का, सिंध का और सुल्तान का। यात्री की बात करें तो पैसेंजर इस ऐतिहासिक यात्रा में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था और इसमें 14 डिब्बे जो है लगे हुए थे। गवर्नर जनरल की बात करते हैं, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक जो है कहा जाता है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं, पहली ट्रेन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIPR द्वारा जो है इसका शुरुआत जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, 22वां जो है अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 22वां अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई और जो है बेंगलुरु। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो 22वां अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन जो है यह कहाँ शुरू किया गया था? तो यह जो है भोपाल में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं,
स्थान जो है होटल ताज यानी लेक फ्रंट भोपाल मध्य प्रदेश में इसका लोकेशन था। आयोजक की बात करते हैं तो इसका आयोजक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सीबीडीटी के तत्वाधान में जो है किया गया था। उद्घाटन की बात करते हैं, सम्मेलन का उद्घाटन सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल द्वारा किया गया। मुख्य उद्देश्य जो है इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में टीडीएस सुधारों की समीक्षा करना और कर को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल बदलावों पर चर्चा करना और स्वैच्छिक कर अनुपालन यानी वॉलेंट्री टैक्स कंप्लायंस को जो है बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मैच कहां आयोजित किया गया था। तो 30वीं जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जिसको राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी भी कहा जाता है, तो इसका जो है फाइनल मैच का आयोजन ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल, नारायणपुर छत्तीसगढ़, इम्फाल मणिपुर और भुवनेश्वर उड़ीसा। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा नारायणपुर जो है छत्तीसगढ़, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें जो है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम मैदान में खेला गया था। और विजेता की बात करते हैं तो मणिपुर जो है यह 23वां खिताब जो है जीत चुका है। फाइनल स्कोर की बात करते हैं तो मणिपुर 1-0 से जो है पश्चिम बंगाल को हरा दिया था। निर्णायक गोल जो है मणिपुर की शिवा कोम छेत्री ने मैच के इंजरी टाइम यानी 93 मिनट में जो है विजयी गोल जो है दाग कर जो है मणिपुर को जो है यह खिताब जो है जितवा दिया था 1-0 के गोल से। हारा कौन था, वो विजेता यानी पश्चिम बंगाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में जो है प्लम किसे निरूपित करता है। तो प्लम किसको निरूपित करता है, पहला ऑप्शन है धनावेशित गोला को। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को, उदासीन न्यूट्रॉन को और परमाणु का नाभिक को। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या होगा, तो ऋणावेशित कण को जो है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को जो है प्लम जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट इसमें है 1897 में जो है जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या जो है तरबूज मॉडल कहा जाता है। पुडिंग या तरबूज का लाल भाग यह परमाणु के धनावेशित भाग को दर्शाता है जो पूरे परमाणु में फैला होता है। नेक्स्ट है प्लम या तरबूज के बीज, जिस तरह पुडिंग में सूखे मेवे यानी प्लम या तरबूज में बीज धंसे होते हैं उसी तरह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित गोले में जो है धंसे होते हैं। नेक्स्ट आता है तटस्थता यानी थॉमसन ने बताया कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में जो है यानी कि मैग्नीट्यूड में क्या होता है, समान होता है, जिससे परमाणु जो है विद्युत रूप से जो है उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। मुख्य फैक्ट यानी की फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि धनावेश ऋणावेश को कैसे बांधे रखता है, जिसे बाद में रदरफोर्ड ने जो है इसमें सुधार किया था। नेक्स्ट आता है जे थॉमसन ने जो है परमाणु का प्रसिद्ध प्लम पुडिंग मॉडल 1904 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। हालांकि उन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इसके बाद 1898 से 1904 के बीच इस मॉडल के विभिन्न पहलुओं पर विचार और प्रस्ताव रखे, जिससे 1904 में मुख्य रूप से जो है मान्यता दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें भारत में जो है लौटता हुआ मानसून यानी कि रिट्रीटिंग मानसून सबसे अंत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है पहुंचता है। तो लौटता हुआ मानसून के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन है इसमें जयपुर, मुंबई और चेन्नई और जो है तमिलनाडु। इसमें 4 ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है लौटता मानसून चेन्नई में जो है पहुंचता है अंत में। मानसून के लौटने की प्रक्रिया उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होकर दक्षिण पूर्व की ओर जो है यह बढ़ता है। प्रक्रिया की बात करते हैं तो लौटता हुआ मानसून सितंबर के मध्य में उत्तर पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, जयपुर से पीछे हटना शुरू करता है। अक्टूबर तक यह मध्य भारत जैसे मुंबई को छोड़ देता है।
जो है केरल की स्थिति की बात करते हैं, जैसे जैसे यह मानसून बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, यह नमी सोख लेता है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच तमिलनाडु के तट यानी कोरोमंडल तट पर जो है भारी वर्षा जो है यह कराता है। नेक्स्ट है इसमें निष्कर्ष, यानी चूंकि चेन्नई भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, इसीलिए यह लौटते हुए मानसून, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, का अंतिम गंतव्य होता है चेन्नई, जहां तक यह जो है सबसे अंत में पहुंचकर वर्षा को कराता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून को दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। तमिलनाडु की वर्षा, यानी तमिलनाडु अपनी वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग लगभग 50 से 60% इसी लौटते हुए मानसून से जो है प्राप्त करता है। भारत का जो है इसमें कौन सा शहर विवर्ती मानसून यानी रिट्रीटिंग मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यह जो है तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु राज्य होता है और चेन्नई शहर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, इसरो ने जो है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के प्रौद्योगिक हस्तांतरण TOT के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 511 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, स्काई रूट यानी एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने जून 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको कि हाल बोला जाता है, हाल को 511 करोड़ के सौदे के तहत लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की तकनीक हस्तांतरित करने के लिए जो है यह चुना है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जो है टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस समझौते के तहत इसरो अगले 2 वर्षों में हाल को व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा, ताकि सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत रॉकेट का निर्माण और व्यवसायीकरण जो है किया जा सके। नेक्स्ट इसमें है SSLV की क्षमता, यह एक जो है 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जो 500 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। महत्व की बात करते हैं, यह समझौता अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत अंतरिक्ष गतिविधियों के व्यवसायीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे मुख्य फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह समझौता जो है इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा जो है सुलभ बनाया गया है और 100वां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता था। शुरुआत में HAL 2 वर्षों के भीतर कम से कम 2 SSLV रॉकेट का निर्माण जो है इसमें करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1822 में पश्चिमी तट में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है ऑप्शन है इसमें सिद्धू और कान्हू, चित्तूर सिंह, बिरसा मुंडा और तीरथ सिंह। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चित्तूर सिंह जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर चित्तूर सिंह हो जाएगा। चित्तूर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1822 ईस्वी में पश्चिमी घाट जो है मुख्यतः महाराष्ट्र सतारा क्षेत्र में ब्रिटिश शासन और उनकी दमनकारी भू राजस्व नीतियों के विरुद्ध हुए रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। उन्होंने रामोसी समुदाय को एकजुट कर ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए जो है एकजुट किया था। उद्देश्य की बात करते हैं तो ये वे जो है ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी करों और जबरन वसूली के जो है वे खिलाफ थे। नेक्स्ट जो है दूसरा चरण की बात करते हैं। बाद में 1825 से 26 और 1839 में भी अकाल के कारण जो है उमाजी नायक के नेतृत्व में यह विद्रोह जो है पुनः जो है भड़क उठा था। विकल्पों का विश्लेषण की बात करें तो सिद्धू और कान्हू की बात करें तो इन्होंने 1855 से 56 में राजमहल की पहाड़ियों झारखंड में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आता है इसमें
बिरसा मुंडा की बात करते हैं, उन्होंने जो 1899 से 1900 में छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा विद्रोह यानी उलगुलान का जो है नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है तीरथ सिंह की बात करते हैं, इन्होंने 1830 के दशक में मेघालय की खासी पहाड़ियों में खासी विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? खासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त शहद की गुणवत्ता जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त शहद के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन है मधुमक्खी की आयु, छत्ते का आकार, उपलब्ध जो है चारागाह यानी फूलों के प्रकार और उनकी बहुलता, छत्तों में जो है मधुमक्खियों की संख्या। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा उपलब्ध जो है ऑप्शन सी जो होगा उपलब्ध चारागाह यानी फूलों के प्रकार और उनकी बहुलता से इसका राइट आंसर होगा। शहद की गुणवत्ता, उसका स्वाद, रंग और औषधीय गुण की पूरी तरह से चारागाह यानी कि पेस्टुरेज पर जो है निर्भर करते हैं। चारागाह का अर्थ है वे फूल जिनसे मधुमक्खियां मकरंद यानी नेक्टर और पराग यानी पोलन जो है इकट्ठा करती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं एनालिसिस ऑफ ऑप्शन यानी विकल्पों का विश्लेषण जो है हम लोग देखेंगे। तो पहला है मधुमक्खियों की आयु। मधुमक्खी की आयु यह निर्धारित करती है कि वह छत्ते के अंदर काम करेगी या बाहर जाकर भोजन लाएगी, लेकिन इसका शहद जो है रासायनिक गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है छत्ते का आकार। छत्ते का आकार जो है शहद के भंडारण की क्षमता बताता है, उसकी गुणवत्ता को नहीं बताता है। नेक्स्ट इसमें है मधुमक्खियों की संख्या। अधिक संख्या का मतलब अधिक शहद का उत्पादन हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता फूलों के स्रोत पर ही टिकी होती है। नेक्स्ट आता है इसमें मुख्य फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट। मकरंद यानी कि नेक्टर जो है यह फूलों का मीठा रस है जिसे मधुमक्खियां एंजाइमों की मदद से जो है शहद में बदल देती है। पराग जिसको पोलन बोलते हैं यह मधुमक्खियों के लिए प्रोटीन का जो है मुख्य स्रोत होता है। मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को एपीकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, एक अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए ताकि उसका जो है प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा जो है प्राप्त हो सके? तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, फोकस और जो है वक्रता केंद्र के बीच पर, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच पर और अनंत पर। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ध्रुव और जो है मुख्य फोकस के बीच जो है इसका राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण अधिकांश स्थितियों में वास्तविक और उल्टा यानी इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां यह आभासी प्रतिबिंब जो है यह बनाता है। किरण आरेख, जब वस्तु ध्रुव यानी पी और फोकस एफ के बहुत करीब होती है तो दर्पण से परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर फैलती है। उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर वे दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्रतिबिंब के गुण। प्रतिबिंब के कौन कौन से गुण हैं? तो प्रतिबिंब के गुण की बात करते हैं तो स्थिति जो है दर्पण के पीछे जो है बनेगा, प्रकृति जो है नेचर जो है आभासी और जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, आकार वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें विश्लेषण करेंगे ऑप्शन का। तो वक्रता केंद्र पर जो है यहाँ जो है प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है एफ और सी के बीच। यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा यानी 2C से परे जो है यह बनता है। अनंत पर बात करते हैं, यहाँ प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा बनता है। नेक्स्ट हम लोग जो है व्यवहारिक उपयोग की बात करते हैं तो इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर और दंत चिकित्सकों यानी डेंटिस्ट द्वारा किया जाता है ताकि वे चेहरे या दांतों का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब जो है वह देख सके। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपघटन यानी डिकम्पोजिशन के बारे में सही है? तो पहला ऑप्शन इसमें आता है अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। यह केवल जीवित पदार्थों में होने वाली एक प्रक्रिया है। अपघटन से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट इसमें आता है अपघटक ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। अपघटन वह भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कवक यानी फंगी और जीवाणु जैसे सूक्ष्मजीव मृत पौधों, जानवरों और उनके अवशेषों जैसे पत्तियां, गोबर को तोड़ते हैं। प्रक्रिया की बात करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक तत्व जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। महत्व की बात करते हैं। यह पोषक तत्व चक्र जो है न्यूट्रिएंट साइकिल का एक अनिवार्य हिस्सा है जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है इसमें विकल्पों का विश्लेषण। ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे तो जीवित पौधों में प्रक्रिया अपघटन मुख्य रूप से मृत कार्बनिक पदार्थों पर होता है, जीवित पौधों पर नहीं होता है। दूसरा है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, यानी कि अपघटन की प्रक्रिया में जो है अक्सर जो है ऑक्सीजन का जो है उपभोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मुक्त होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा के प्राथमिक सोर्स। ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स सूर्य है। अपघटक केवल पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करता है। की स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, मुख्य चरण की बात करते हैं। विखंडन जो है फ्रेगमेंटेशन, केचुए जैसे जीव मृत पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ देते हैं। निच्छालन यानी लीचिंग, जल में घुलनशील पोषक तत्व मिट्टी की निचली परतों में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें अपचयन कैटाबॉलिज्म, सूक्ष्मजीव एंजाइमों की मदद से कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ह्यूमिफिकेशन, गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस का जो है निर्माण करता है। खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन, अंत में अकार्बनिक पोषक तत्व मुक्त होकर मिट्टी में जो है मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है अजैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल कारकों या अवशेषों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला है ये पदार्थ जल निकायों में प्रवेश करते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। दूसरा है वे सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से सरल पदार्थों में तोड़े जा सकते हैं। तीसरा है ये पदार्थ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। और चौथा इसका ऑप्शन आता है वे बहुत कम समय के लिए पर्यावरण में बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन ये हो जाएगा। ये पदार्थ जल निकायों में प्रवेश करते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पहले देखते हैं अजैव निम्नीकरण। नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वे होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीवों यानी डिकम्पोजर द्वारा प्राकृतिक रूप से जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी कार्बनिक यौगिकों यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कार्बन है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है केवल नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन और केवल हीलियम। इसमें चार ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसमें जो है पहले देखेंगे कार्बनिक रसायन विज्ञान यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार ही कार्बन का तत्व होता है। अनिवार्यता की बात करते हैं किसी भी यौगिक को कार्बनिक कहलाने के लिए उसमें कार्बन का होना अनिवार्य है। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं या अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ संयोजक बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है यह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कंकाल पेशी स्केलेटल मसल्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है ये पेशियां रेखित यानी धारीदार और ऐच्छिक होती हैं। ये पेशियां चिकनी और अनैच्छिक होती हैं। ये केवल जो है हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। इनमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है। चार ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा कंकाल पेशियां हमारे शरीर की गति के लिए जिम्मेदार मुख्य ऊतक है। इनके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं रेखित यानी स्ट्रेटेड। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां या रेखाएं दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें रेखित पेशी जो है कहा जाता है। ऐच्छिक यानी वॉल्यूंटरी, इन पेशियों पर हमारा सचेत नियंत्रण होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने हाथ पर हिला सकते हैं। बहुकेंद्रिक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक कंकाल पेशी कोशिका तंतु में एक से अधिक केंद्रक जो है पाए जाते हैं। स्तन, ये पेशियां कंडरा टेंडन के माध्यम से हड्डियों से जो है यह जुड़ी होती हैं। कार्य की बात करें तो इनका मुख्य कार्य जो है
लोकोमोशन यानी चलना फिरना और शरीर की मुद्रा यानी पोस्चर बनाए रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है हृदय के दाहिने नीलय यानी राइट वेंट्रिकल से होने वाले रक्त प्रवाह के बारे में जो है सही को बताता है। पहला है यह फेफड़े में जो है भी ऑक्सीजनित रक्त भेजता है। दूसरा है यह पूरे शरीर में ऑक्सीजनित रक्त भेजता है। तीसरा है यह फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त को जो है ग्रहण करता है। नेक्स्ट है यह हृदय का जो है सबसे ऊपरी कक्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा हृदय का दाहिना भाग शरीर से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी वी ऑक्सीजनित रक्त को जो है क्या करता है, संभालता है। प्रवाह का मार्ग, शरीर से अशुद्ध रक्त दाहिने आलिंद यानी राइट एट्रियम में आता है, जहां से यह दाहिने नीले राइट वेंट्रिकल में जो है जाता है। फेफड़ों की ओर दाहिना नीले इस रक्त को फुफ्फुस धमनी पुलमोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों में पंप करता है, ताकि वहां गैसों का विनिमय हो सके और रक्त को ऑक्सीजन जो है यह मिल सके। नेक्स्ट है निष्कर्ष। प्रश्न में दिया गया कथन है कि दाहिने नीले में वी ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है, पूर्णतः जो है यह सही है। विकल्पों का विश्लेषण की बात करते हैं। शरीर में ऑक्सीजनित रक्त, यह कार्य बाएं नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का है, जो महाधमनी के जरिए शुद्ध रक्त जो है यह पंप करता है। नेक्स्ट है फेफड़ों से रक्त प्राप्त करना। फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद लेफ्ट एट्रियम में जो है प्रवेश करता है। सबसे ऊपरी कक्ष, हृदय के ऊपरी कक्षों को आलिंद एट्रिया कहा जाता है, जबकि नीले वेंट्रिकल निचले कक्ष में होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट जो है, फुफ्फुस धमनी पुलमोनरी आर्टरी जो है यह शरीर की एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध यानी वी ऑक्सीजनित रक्त जो है ले जाती है। नेक्स्ट इसमें है दोहरा परिसंचरण तंत्र। हृदय के माध्यम से रक्त को 2 बार गुजरना होता है, एक बार फेफड़ों के लिए और एक बार शरीर के लिए। यह दोहरा परिसंचरण जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड यानी लवक का मुख्य कार्य क्या है। लवक का मुख्य कार्य जो है ऑप्शन है केवल कोशिकीय श्वसन, अपशिष्ट उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और भोजन का भंडारण, केवल प्रोटीन का संश्लेषण। इसमें जो है इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं प्लांट सेल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण अंगक हैं। इनके कार्यों को इनके प्रकारों के आधार पर जो है समझा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। इसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा जो है भोजन में बदल देता है। नेक्स्ट इसमें आता है ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक है जिनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण यानी स्टोरेज करना है, जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, यह फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है, जो परागण में मदद करता है। विकल्पों का विश्लेषण की बात करते हैं। कोशिकीय श्वसन, यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, जिसे कोशिका का पावर हाउस जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें अपशिष्ट उत्सर्जन। यह कार्य जो है रिक्तियों यानी वैक्यूल और लाइसोसोम द्वारा किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने का मुख्य कार्य राइबोसोम का होता है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, प्लास्टिड के पास जो अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए वे अपनी प्रतिकृति जो है स्वयं बना सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई, किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा अस्थायी उत्तक पौधों में भोजन के भंडारण और संश्लेषण जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें ऑप्शन है पेरेनकाइमा मृदु उत्तक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक, जाइलन जो है दारू। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा पेरेनकाइमा पौधों में पाए जाने वाला सबसे सरल और प्रचुर अस्थायी उत्तक है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। भंडारण स्टोरेज जिसको बोलते हैं, इसकी कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स होती हैं, जो भोजन, स्टार्च, जल और पोषक तत्वों को जो है संचित करता है। संश्लेषण की बात करते हैं, जब पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल मौजूद होता है
जिसे क्लोरेकाइमा कहते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण यानी संश्लेषण करता है। सहायता यानी जलीय पौधों में यह ऊतक एरेनकाइमा के रूप में जो है हवा भरकर कोमल पौधों को तैरने में जो है मदद करता है। नेक्स्ट इसमें है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है यह पौधों के बढ़ते भागों जैसे डंठल को लचीलापन और यांत्रिक सहायता जो है प्रदान करता है। कौन? तो कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा यह पौधों के बढ़ते भागों जैसे डंठल को लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा यह मृत ऊतक है जो पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, जैसे नारियल का छिलका। नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम जो है यह एक जटिल ऊतक है जिसका मुख्य कार्य जो है जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करना जो है इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट आता है की फैक्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण करने वाला जो है पेरेनकाइमा। एरेनकाइमा की बात करते हैं, जलीय पौधों को तैरने में मदद करने वाला जो है यह पेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, यदि किसी जो है आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 24 जूल है और स्थानांतरित आवेश जो है कितना है? तो 4 कूलम्ब है, तो विद्युत विभव जो है, विभव का मान जो है क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। ये फॉर्मूला जो है इस पर जो है सेट करना है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन है कितना है? 96 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट है और 8 वोल्ट है। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। तो विद्युत विभव जो है V बराबर क्या बताएं? V बराबर जो है W/Q होता है। तो W जो है टोटल जो है 24 जूल का कार्य हुआ है और चार्ज जो है हमको 4 कूलम्ब दिया हुआ है। तो टोटल जो है वोल्ट कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट काटेंगे तो 6 वोल्ट जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं था? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है, जन्म के आधार पर बाय बर्थ, पंजीकरण द्वारा, विवाह द्वारा और वंश द्वारा। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर, मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विशिष्ट तरीके जो है बताया गया था। यानी 5 प्रकार के तरीके से हम लोग जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं मूल नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। जन्म द्वारा यानी बाय बर्थ, भारत में पैदा हुआ व्यक्ति। वंश द्वारा जो है बाय डिसेंट यानी भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय हों, ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें तीसरा, पंजीकरण द्वारा यानी बाय रजिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति या वे जो भारतीय नागरिकों से विवाहित हो। यह विवाह स्वयं आधार नहीं है बल्कि पंजीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्राकृतिकरण द्वारा जो है बाय नेचुरलाइजेशन, या जो है एक विदेशी जो लंबे समय से भारत में रह रहा है, यह जो बाय नेचुरलाइजेशन होता है। और जो है क्षेत्र समावेशन द्वारा जो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है वो भारत का सदस्य वो बन जाएगा। नोट की बात करते हैं, विवाह जो है सीधे तौर पर नागरिकता का आधार नहीं है। एक विदेशी जीवन साथी को पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की श्रेणी के तहत आवेदन जो है करना पड़ता है। मुख्य तथ्य यानी की फैक्ट की बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित जो है यह प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कई बार 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 और 2019 में संशोधन जो है किया जा चुका है, अमेंडमेंट जो है लाया जा चुका है। तो दोस्तों इसमें जो है कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।